पिछले वीडियो में हम लोगों ने बंगाल में या पूर्वी भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन को पढ़ा था और आज हम लोग उसी से आगे चल रहे हैं। तो हमने आपको इसके पहले बताया था कि राजा राम मोहन राय ने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना किया था। यही आत्मीय जो सभा है ये किस में चेंज कर गई थी? ब्रह्म सभा में बदली थी। ब्रह्म सभा में बदली और यही ब्रह्म सभा जो है 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज में बदली थी। इसके जो फाउंडर हैं वो आपको पता ही है, राजा राम मोहन राय हैं, अभी आपने देखा ही है। अब सवाल यहाँ पर है कि ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या है? तो जो ब्रह्म समाज का उद्देश्य है वो आप दो याद रखिएगा। दो उद्देश्य हैं। एक क्या है? बहुदेववादी जनता को एकेश्वरवाद की ओर ले जाना, एकेश्वरवाद की ओर ले जाना। दूसरा उद्देश्य क्या है? आप कहेंगे कर्मकांडी जनता को कर्मवाद की ओर ले जाना। क्लियर हो गया? और एक तीसरा भी उसका उद्देश्य है और वो है सामाजिक कुरीतियों का अंत करना। सामाजिक कुरीतियों जैसे सती प्रथा है, बाल विवाह है, ठीक है, बहु विवाह है, भ्रूण हत्या है, बाल हत्या है, इत्यादि को समाप्त करना है। ये सब चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं। लेकिन अब हम आपको एक चीज़ और शेयर करना चाहेंगे कि ब्रह्म समाज की एक मैगजीन आएगी और वह मैगजीन होगी या एक संस्था और बनाना है ब्रह्म समाज के अंदर ही, तत्वबोधिनी सभा बनानी है। किसके अधीन बना रहे हैं आप? ब्रह्म समाज के अधीन बन रही है तत्वबोधिनी सभा। कौन बना रहा है और कहाँ बना रहा है? तो आप याद रखेंगे कब बना रहा है, मतलब कब बनी? 1840 में बनी। कहाँ बनी? कलकत्ता के जोरानसाकी में बनी। क्लियर होगी? और इस संस्था को किसने बनाया था? तो आप कहेंगे देवेंद्र नाथ टैगोर ने बनाया था। क्लियर? देवेंद्र नाथ टैगोर ने बनाया था। आप इतनी बातें जान गए तो आप याद रखिएगा तत्वबोधिनी सभा अपने विचारों के प्रसार के लिए एक मासिक पत्रिका निकालती है, मंथली एक मैगजीन को निकाल रही है और उस मैगजीन का नाम आप देखिए तत्वबोधिनी पत्रिका है। क्लियर हो गया ये भी बातें? तत्वबोधिनी पत्रिका। और तत्वबोधिनी पत्रिका जो है या मैगजीन है, इसका संपादक कौन है? अक्षय कुमार संपादक। ये अक्षय कुमार दत्त हैं, अक्षय कुमार दत्त। क्लियर? और एक चीज़ आपको और याद रखना है कि तत्वबोधिनी पत्रिका 1911 में जब पब्लिश हुई थी तो उसका एक अंक आया था जिसका नाम था विधाता अंक। और इसी विधाता अंक में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किंग जॉर्ज फिफ्थ या पांचवा या पंचम और उनकी पत्नी क्वीन मैरी की प्रशस्ति में या सम्मान में जो गीत गाया गया था वह गीत आप जानते हैं, जन गण मन अधिनायक जय है, और आज यही भारत का राष्ट्रगान है। अब इसके बाद आपको एक चीज़ और जानना है और वो है देवेंद्र नाथ टैगोर 1843 में ब्रह्म समाज के क्या बन जाते हैं? तो आप बोलेंगे कि सर ये डायरेक्टर बन जाते हैं या संचालक बन जाते हैं। क्लियर?
1843 में 1843 एडी में ये ब्रह्म समाज के डायरेक्टर या संचालक बन रहे हैं। अब आपको एक चीज और याद रखना है इसके अंदर, और वो है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन, तो देखिए 1857 में केशव चंद्र सेन ये ब्रह्म समाज के सदस्य बन रहे हैं। क्लियर है? और ये प्रोग्रेसिव आइडिया के आदमी हैं। कौन? केशव चंद्र सेन। तो इन्होंने क्या किया, 1857 में ये सदस्य बन रहे हैं और 1862 में डायरेक्टर या संचालक कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया? देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को प्रिंसिपल बना दिया, प्रिंसिपल या प्रधानाचार्य बना दिया या प्रधानमंत्री बना दिया। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रह्म समाज के प्रमुख को क्या कहा जाता था? प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो देवेंद्रनाथ टैगोर 1862 में केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधानमंत्री बना रहे। ठीक है, और 1865 में केशव चंद्र सेन ने क्या कह दिया कि हिंदू जो धर्म है या वैदिक जो धर्म है ये संकीर्ण है, संकीर्ण विचारधाराओं से ओतप्रोत है। और इन्होंने 65 में ही ब्रह्म समाज का दरवाजा सर्वधर्म के लिए खोल दिया, सभी धर्मों के लिए खोल दिया। उसका क्या परिणाम आएगा? इससे जो ब्रह्म समाज के अंदर चरमपंथी लोग हैं, जिसका नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर करते हैं, उन्होंने केशव चंद्र सेन को बाहर कर दिया। और उसका परिणाम था कि 1866 में ब्रह्म समाज ये दो भागों में बट जाएगा, एक और दो भागों में ये बट गया। तो एक हुआ ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, और दूसरा क्या हुआ? आदि ब्रह्म समाज। तो आदि ब्रह्म समाज ये किसका है? यह कट्टरपंथियों का है, मतलब इसके नेता हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया ये हो गया केशव चंद्र सेन का। यहां तक बातें आपको क्लियर हो गई? तो अब याद रखिएगा कि लेकिन आदि ब्रह्म समाज अपने अस्तित्व को सुरक्षित नहीं कर पाया, अपने चरमपंथी या ऑर्थोडॉक्स या परंपरावादी विचारधाराओं के कारण जो है ये अपने अस्तित्व को सुरक्षित नहीं कर पाया। तो ऐसी स्थितियों में हमारे सामने जो टॉपिक आएगा वो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया आएगा। तो आपकी हेडिंग हो जाएगी ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। आइए देखते हैं ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन की है और यह क्या करती है। तो केशव चंद्र सेन की यह संस्था है ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। इंडिया क्लियर, ये केशव चंद्र सेन की हो गई। तो केशव चंद्र सेन साहब ने क्या किया? तो आप कह देंगे कि 1870 में केशव चंद्र सेन और उनकी संस्था ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया ने एक संस्था बनाई थी और वो है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन बनाया था। क्लियर? और ये 70 है। और इस इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का उद्देश्य क्या है आपको ये जानना चाहिए। उद्देश्य है स्त्री दशा और दिशा में सुधार करना। क्लियर? तो स्त्री की दशा और दिशा में सुधार करना चाहती है। तो कैसे करेगी? जाहिर सी बात है कि स्त्री को दो चीज़ों में आप राइट से दिला दीजिए, बहुत हद तक उसकी स्थिति बदल जाएगी। एक, समान शिक्षा पाने का अधिकार और संपत्ति में समान अधिकार। इसका मतलब स्त्री दशा और दिशा में सुधार करने के लिए उन्होंने स्त्री शिक्षा और संपत्ति में उसे अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। और अब
इसके लिए वो करेंगे क्या, भाई प्रचार करना होगा इस बात को। तो इसके लिए वो पहला काम कर रहे हैं प्रचार करने के लिए इंडियन मिरर और शुभ समाचार ये वीकली है, साप्ताहिक है, और इंडियन मिरर ये दैनिक अखबार है, इसका इन्होंने प्रकाशन किया। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, तो आप कहेंगे 1872 में सिविल मैरिज एक्ट पारित होगा। सिविल मैरिज एक्ट, जिसे आप यूनिवर्सल मैरिज एक्ट भी कह सकते हैं या ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कह सकते हैं। और इसमें सिविल मैरिज एक्ट में क्या था, लड़के की आयु उन्होंने फिक्स कराई 18 वर्ष और लड़की की है 14 वर्ष। इसका उद्देश्य क्या है, सिविल मैरिज एक्ट का उद्देश्य क्या है? आप कहोगे कि सर इंटरकास्ट मैरिज को प्रोत्साहन देना, इंटरकास्ट अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिलाना, और दूसरा कार्य था बाल विवाह को हतोत्साहित करना, बहुविवाह को हतोत्साहित करना, और एक प्लस पॉइंट और आएगा विधवा विवाह को प्रोत्साहित करना। ये इनका वर्क है, इनकी बड़ी देन है। अब हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि केशव चंद्र सेन का व्यक्तिगत प्रभाव कहाँ कहाँ पर पड़ा था। तो केशव चंद्र सेन का जो व्यक्तिगत प्रभाव है या उनके व्यक्तित्व का जो प्रभाव है वह आप ध्यान रखेंगे भारत में तो पड़ ही रहा है, लेकिन मुख्यतः इनका जो प्रभाव पड़ेगा वह दो दिशाओं में आप ले जाइए, एक पश्चिम भारत में और दूसरा दक्षिण भारत में का प्रभाव, केशव चंद्र सेन का प्रभाव। तो ये प्रभाव आप ऐसे दिखा दीजिए, एक पश्चिम भारत में और दूसरा दक्षिण भारत में। तो पश्चिम भारत में केशव चंद्र सेन के प्रभाव से ही आत्माराम पांडुरंग ने एक संस्था बनाई थी, और वो संस्था थी प्रार्थना समाज। कब बनी थी ये, तो 1867 में बनी थी। और दक्षिण भारत में इनका क्या प्रभाव पड़ा था, तो आप कहेंगे कि सर वेद समाज ऑफ साउथ इंडिया की स्थापना हुई थी। वेद समाज ऑफ साउथ इंडिया की स्थापना हुई। किसने किया था? श्री घरालू नायडू ने किया। क्लियर? तो ये बहुत अच्छा ये वर्क कर रहे थे केशव चंद्र सेन। एक चीज आपको और याद रखना है कि केशव चंद्र सेन के प्रभाव से ही दयानंद सरस्वती ने अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश की भाषा को, सत्यार्थ प्रकाश जिसे आर्य समाज की बाइबल भी कहा जाता है, तो सत्यार्थ प्रकाश की भाषा को इन्होंने किस में बदल दिया था? संस्कृत से हिंदी में कर दिया था। क्लियर? तो यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि तमाम किताबें ऐसी मिलेंगी आपको जिसमें उसमें लिखा होगा सत्यार्थ प्रकाश की भाषा संस्कृत है। तो सत्यार्थ प्रकाश की जो प्रस्तावना है वो संस्कृत में है, जबकि पूरी किताब सत्यार्थ प्रकाश किसमें है? हिंदी में। और आप देखेंगे विवाद, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया में विवाद। तो अब ये जो विवाद है वह विवाद कब उत्पन्न हुआ था? 1878 में हुआ था। 1878 में विवाद और विभाजन किसमें? ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया के अंदर एक विवाद आ रहा है एक, और उसका परिणाम था विभाजन। विवाद का विषय था कि केशव चंद्र सेन की अपनी बेटी थी सुनीति, और सुनीति की शादी 13 वर्ष की अल्पवय लड़की की शादी इन्होंने क्या किया था? कूच बिहार के एक वयस्क आयु के बंदे से कर दिया था, या कूच बिहार के राजा से कर दिया था। उसका परिणाम क्या आएगा कि इनका विरोध हो जाएगा। और विरोध का नेतृत्व कौन करेगा? विरोधियों का नेतृत्व कौन करेगा? आनंद मोहन बोस करते हैं। क्लियर? और आनंद मोहन बोस के इसी विरोध के कारण, आनंद मोहन बोस भी हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे लोग भी हैं, तो उनके विरोध का परिणाम क्या होगा कि ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया दो भागों में बंट जाएगी। क्लियर? एक होगी साधारण ब्रह्म समाज,
और दूसरा होगा नौ विधान। तो आप याद रखिएगा जो नौ विधान है यह हो जाएगी केशव चंद्र सेन की, और साधारण ब्रह्म समाज ये आनंद मोहन बोस, ये लिखा हुआ है आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी की होगी। क्लियर। अब हम एक पोर्शन और देखेंगे कि ये भी जान लेंगे कि लेकिन दोनों संस्थाएं कमज़ोर हो गईं और अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर बैठी और धीरे धीरे वह समाप्त हो गई। लेकिन पूर्व में हमें एक और संस्था देखना है और वो है यंग बंगाल आंदोलन। तो अगर हम यंग बंगाल आंदोलन की बात करें तो ये यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? देखिए, पूर्व में या बंगाल में एक संस्था चल रही है, आंदोलन शुरू हो रहा है यंग बंगाल आंदोलन। तो देखिए जो यंग बंगाल आंदोलन है इसके फाउंडर कौन हैं? तो आप याद रखिएगा इसके फाउंडर जो हैं वो हैं, पहली चीज तो स्थापना वर्ष कर लीजिएगा इसका 1817 है। क्लियर। और इनके जो फाउंडर हैं वो कौन है? हेनरी लुइस विलियम डेरेजियो। हेनरी लुइस विलियम डेरेजियो। क्लियर। ये इस आंदोलन के फाउंडर हैं। और इसके सदस्य कौन कौन हैं? तो आप कहिएगा हिंदू कॉलेज के जो स्वतंत्र चिंतन में विश्वास करने वाले लोग हैं वही लोग थे। अब ये उद्देश्य क्या रखना चाहती है? इसका उद्देश्य क्या है? यंग बंगाल आंदोलन का उद्देश्य क्या है? तो आप कहेंगे यह क्रांतिकारी परिवर्तन चाहती है। मतलब जो भारत में भारतीय समाज में जो परंपरागत बुराइयां थीं उसका ये क्रांतिकारी रूप से अंत चाहती है। क्लियर। लेकिन आप याद रखिएगा कि इसके लिए वह कुछ संस्थाएं बनाएंगी। मतलब ये चेंज करने के लिए, सामाजिक परिवर्तन करने के लिए वह कुछ संस्थाएं बनाएंगी। वो कौन कौन सी संस्थाएं होंगी? एक तो होगा एकेडमिक एसोसिएशन होगा, और दूसरी जो संस्था होगी वह कौन सी संस्था होगी? सोसाइटी फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज। सोसाइटी फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, ये हो गया। और एक और संस्था आएगी डिबेटिंग क्लब नाम की एक संस्था और आ जाएगी। हाँ, एक चीज आप याद रखेंगे कि ये जो सारी संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं के विचारों के प्रसार के लिए एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था और उसका नाम था ईस्ट इंडिया। लेकिन यंग बंगाल आंदोलन सफल नहीं हो पाया। क्यों नहीं सफल हो पाया? तो बच्चों उसके असफलता का कारण क्या था? क्योंकि यह कृषकों और मजदूरों के बीच में नहीं फैल पाया। सेकंड बात थी कि यंग बंगाल आंदोलन जिस प्रकार से रूढ़वादी परंपराओं पर प्रहार करना चाहता था वह बल पर आधारित था, इसलिए भी यह असफल रहा। लेकिन आपको याद रखना होगा कि जो डेरेजियो हैं, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आप याद रखिएगा डेरेजियो के बारे में, और वो है कि डेरेजियो को कुछ उपाधि दी जाती है। और डेरेजियो की उपाधि क्या है? तो आप याद रखिएगा इन्हें क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे बंगाली सुकरात कहा जाता है। बंगाली सुकरात, ये चीज याद रखिएगा। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने क्या कहा था डेरेजियो के संदर्भ में? आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत हैं ये। किसके? आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत। क्लियर हो गई बात? एक बात आपको और भी याद रखनी है, और वो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ही इन्हें बंगाली समाज का पिता कहा था। और अब
हमें एक संस्था और देखना है इसमें, और वो है धर्मसभा। धर्मसभा हेडिंग डालें आप। तो आइए देखते हैं धर्मसभा के बारे में। तो धर्मसभा की स्थापना कब होती है? 1829 में होती है, कलकत्ता में ही होती है। और संस्थापक कौन है? राधाकांत देव है। देव। अब यहां प्रश्न आता है कि राधाकांत देव का उद्देश्य क्या है, या धर्मसभा का उद्देश्य क्या है? तो आप कहेंगे भारत की जो परंपरावादी संस्थाएं हैं या रीति रिवाज हैं उसको सुरक्षित करना। और यही कारण था कि जब राजा राम मोहन राय सती प्रथा का विरोध कर रहे थे, बाल विवाह का विरोध कर रहे थे, तो इन्होंने उसका समर्थन भी किया था। एक चीज़ आपको और याद रखना है कि राधाकांत देव की अन्य संस्थाएं कौन कौन सी हैं। धर्मसभा के अतिरिक्त इनकी अन्य संस्थाएं कौन सी हैं? तो आप कहेंगे हिंदू मेट्रोपॉलिटन कॉलेज 1851 में इन्होंने कलकत्ता में स्थापित किया था। और दूसरी इनकी जो संस्था है वो है पतितोद्धार, और तीसरी है गौड़ी समाज। ये 1823 में है और ये दोनों 1851 में स्थापित की गई है। और अब हमारे सामने अगला जो नाम आएगा, बड़ा नाम आएगा, और वो है ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर। अब ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में आपको जानना है। पहली बात आप याद रखना है कि राजा राम मोहन राय के उत्तराधिकारी के नाम से किसे जाना जाता है? देवेंद्रनाथ टैगोर? नहीं, आप कहेंगे ईश्वरचंद विद्यासागर को ही राजा राम मोहन राय का उत्तराधिकारी कहा जाता है। आपसे ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। और आप एक चीज़ आपको और याद रखना है, वो ईश्वरचंद विद्यासागर की देन क्या है? तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने एग्जैक्टली विधवा विवाह पर कार्य किया है। क्यों विधवा विवाह पर उन्होंने कार्य किया? ठीक है, देखिए, जब सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो विधवाओं की संख्या बढ़ी। जब विधवाओं की संख्या बढ़ी तो उनकी स्थिति दीनहीन होने लगी। तो ऐसी स्थिति में ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवाओं के लिए वर्क किया था, और इन्हीं का प्रयास था कि 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की धारा 15 आई। मतलब हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट के सेक्शन 15 को पास किया गया, और इसके द्वारा विधवा विवाह को कानूनी रूप से वैधता प्रदान कर दी गई। ईश्वरचंद विद्यासागर का एक प्रमुख अखबार है सोम प्रकाश। यही सोम प्रकाश है जिसने नील आंदोलन के दौरान बंगाल में जो नील आंदोलन चला था 1859 में, उस पर सर्वाधिक बढ़ चढ़ करके प्रचार प्रसार किया था। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कि ईश्वरचंद विद्यासागर की एक किताब है कोथामाला। तो आप याद रखिएगा, इस कोथामाला में भी उन्होंने स्त्री जीवन पर बहुत कुछ लिखा है। और अब अगला पोर्शन हम लोग देखेंगे ईस्ट में, और वो है रामकृष्ण मिशन। तो आइए देखते हैं रामकृष्ण मिशन के बारे में। हम लोग जानते हैं क्या है रामकृष्ण मिशन। तो राम कृष्ण मिशन
तो रामकृष्ण मिशन के बारे में हम लोग डेट तो डाल देते हैं, 1897 इसका स्थापना वर्ष है और इसकी स्थापना बेल्लूर में हुई है और इसके संस्थापक विवेकानंद थे, विवेकानंद थे। लेकिन अब हमसे यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? पहली चीज तो आप याद रखिएगा, रामकृष्ण परमहंस के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम आपसे पूछ सकता है, मूल नाम। तो इनका जो मूल नाम है वो है गदाधर चटर्जी। एक तो आपसे ये पूछ देगा। सेकंड चीज आपसे ये पूछ देगा कि रामकृष्ण परमहंस के शिक्षक कौन है? तो आप कहेंगे कि सर तोतापुरी हैं। इनके प्रसिद्ध शिष्य कौन है रामकृष्ण के? तो आप कहेंगे नरेंद्र नाथ दत्त हैं, नरेंद्र नाथ दत्त हैं। यही नरेंद्र नाथ दत्त को राजस्थान के खेतड़ी नामक एक स्थान है और इसी खेतड़ी के राजा ने नरेंद्र नाथ दत्त को विवेकानंद की उपाधि दिया था। क्लियर? यहां तक भी आप जान गए। और अब आपको याद रखना है कि यही विवेकानंद हैं जो उपनिषद या वेदांत के दार्शनिक हैं, फिलॉसफर हैं। और इन्होंने ही 1893 में शिकागो विश्व धर्म संसद में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। क्लियर? और 1901 में इन्होंने फ्रांस में पेरिस में भी इन्होंने हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। इनकी कुछ किताबें वो भी आप जान लें तो आप याद रखिएगा। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में याद रखेंगे, ये हमेशा पूछते रहते हैं, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, कोलंबो टू अल्मोड़ा। और जो इनकी आत्मकथा है उसका नाम है मैं समाजवादी हूं, मैं समाजवादी हूं। दूसरी किताब है इनका ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग। ये सब किताबें इनकी, इसमें देखिए कई किताबें हो गई। ज्ञान योग एक हो गया, कर्मयोग दूसरी हो गई और राजयोग तीसरी किताब हो गई। अब इनके बारे में कुछ प्रसिद्ध सूक्तियां आपको याद रखनी होगी। ठीक है? कुछ प्रसिद्ध इनके कोटेशन हैं वो आपको याद रखना है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मैं उस ईश्वर को नहीं मान सकता जो हमें जीते जी 2 वक्त की रोटी न दे सके, लेकिन मेरे मरने के बाद मुझे ईश्वर की गारंटी देता हो। तो ऐसे ईश्वर और ऐसे धर्म में मेरा कोई विश्वास नहीं है। दूसरी बात इन्होंने कहा था, और ये इन्होंने शिकागो के धर्म संसद में कहा था कि मेरे अमेरिकन भाइयों और बहनों, मेरा ईश्वर किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी गुरुद्वारे या किसी चर्च में नहीं रहता। मेरा ईश्वर 2 जगहों पे रहता है। एक, प्रत्येक निर्धन असहाय भी मेरा ईश्वर है। और दूसरी बात उन्होंने कहा था कि घर में पकने वाली पतीली के हर आखिरी अन्न में भी ईश्वर का निवास है। मतलब ग्रेन में इन्होंने ईश्वर को देखा, मतलब गॉड इज ग्रेन इज गॉड। इन्होंने एक तीसरी बात कही थी कि मानवता उस समय बाधित हो जाती है जब हम धर्म ग्रंथों की बात करने लगते हैं। उन्होंने कहा कि मैं मानवता को उस सीमा तक ले जाना चाहता हूं
जहाँ तक धर्म ना आता हो या धर्म ग्रंथ न पहुँचते हों। स्वामी विवेकानंद ने महिलाओं की भी महत्ता को स्वीकारा था, और महिलाओं की महत्ता को स्वीकारते समय, महत्ता मतलब क्या उनका इम्पोर्टेंस ही है, तो उसको स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं 50 शिक्षित महिलाओं से इस देश को सुधारने के लिए और समाज को सुधारने के लिए कुछ वर्ष लूँगा, लेकिन मैं 500 वेल ट्रेंड लड़कों से समाज और देश को सुधारने में कितना समय लग जाएगा ये नहीं कह सकता हूँ। तो बहुत हद तक इन्होंने नेपोलियन के उस लाइन का अनुसरण करते हुए देखते हैं जिसमें वो कहते हैं कि स्त्री जमात वास्तव में एक राष्ट्र होती है, और अगर स्त्री जमात ठीक है तो राष्ट्र भी ठीक होगा। इसलिए हमें महिलाओं की महत्ता को स्वीकारना चाहिए और उनकी शिक्षा, उनकी दीक्षा और उनके संपत्ति पर समान भाव से अधिकार देना चाहिए। और अब हमें पूर्वी भारत का मैटर हमने समाप्त कर दिया है। यहाँ हम आपसे चर्चा कर लेना चाहेंगे कि पुनर्जागरण या सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन पूर्वी भारत में ही क्यों हुआ। तो आप कह देंगे पूर्वी भारत या बंगाल में ही पाश्चात्य शिक्षा की पहली रोशनी आई थी, और पाश्चात्य शिक्षा की पहली रोशनी पूर्वी भारत या बंगाल के क्षेत्रों में आने के कारण ही यहीं पर ही समाज और धर्म सुधार आंदोलन हुए थे। अब मेरे बच्चों, आगे हम लोग देखेंगे पश्चिम भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, लेकिन ये डे आफ्टर। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक।